अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम ट्रोमेटिक कोजेज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा कोज होगा फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन। आप लोगों को पता है टेम्पोरल बोन के अंदर ही हमारा सारा का सारा फेशियल नर्व का कोर्स है। ठीक है, अगर हमारा टेम्पोरल बोन का ही फ्रैक्चर हो जाएगा तो हमें फेशियल नर्व पैरालिसिस देखने को मिलेगी। और जो फ्रैक्चर होंगे ना हमारे दो टाइप के होंगे। उन दो टाइप्स को समझने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक लॉन्ग एक्सिस पे ना एक लाइन ड्रॉ करनी है पेट्रस पार्ट के ऊपर। आपको पता है ना टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट होता है, स्क्वेमस पार्ट होता है। ठीक है, तो पेट्रस पार्ट के ऊपर आपने एक लॉन्ग एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी, जैसे मैंने कर दी है। ठीक है, अगर इस लाइन के पैरेलल कोई फ्रैक्चर चल रहा होगा, जैसे रेड वाला आपको नजर आ रहा होगा कि पैरेलल चल रहा है। ठीक है, इस लाइन के अगर ऐसा फ्रैक्चर होगा इसको हम कहेंगे हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है। ठीक है, अगर इस लाइन को कोई फ्रैक्चर ट्रांजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको मतलब क्रॉस कर रहा है, जैसे आपको रेड वाला नजर आ रहा होगा, इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसको इसको कहेंगे हम, ये हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। दो टाइप्स के फ्रैक्चर हो गए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फ्रैक्चर की वजह से हमें पैरालिसिस क्यों देखने को मिल रहा होगा। उसके तीन कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा कॉज होगा इंट्रान्यूरल हिमाटोमा, मतलब हमारी नर्व के अंदर ही क्लोटिंग हो रही होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारी नर्व है, ठीक है, अंदर अगर ब्लड वेसल्स फट गई हैं तो ब्लड वेसल्स अंदर ब्लड को लीक करेंगे, ब्लड लीक होगा तो ब्लड अंदर एक क्लॉट बना लेगा, इसको हम कहेंगे इंट्रान्यूरल हिमाटोमा, जिसकी वजह से हमारी नर्व कंप्रेस होगी और नर्व पैरालिसिस की तरफ चले जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉज हो सकता है बोनी स्पिक्यूल। ठीक है, अगर हमारा फ्रैक्चर हुआ है, कोई बोन टूट के अंदर गिरी है, ठीक है, वो बोन ने कंप्रेस कर दिया हमारी फेशियल नर्व को, उसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे थर्ड हो सकता है हमारा ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व, मतलब हमारी नर्व ही कट जाए। फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर चलता 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 अगर उसके रास्ते में नर्व आई, उसे नर्व को ही काट देना है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हमें ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व हो चुकी है, नर्व कट चुकी है, इसके वजह से हमें फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। और जो हमें सिम्टम्स आएंगे फेस के ऊपर, आपको पता है जो बेल्स पाल्सी में सिम्टम्स पढ़ाए हैं फेशियल पैरालिसिस की वजह से आते हैं, जो फेशियल वीकनेस की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, वो दो तरह के हो सकते हैं, एक इमीडिएट ऑनसेट हो सकता है, एक डिलेड ऑनसेट हो सकता है। मतलब अभी फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद ही साथ ही सिम्टम्स आ गए, उसको कहेंगे हम इमीडिएट ऑनसेट है। और फिर डिलेड होगा कि मतलब एक्सीडेंट हुआ था 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, तो अब सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम डिलेड ऑनसेट कहेंगे। अगर आप फाइंड आउट करते हो कि इमीडिएट ऑनसेट हुआ है, मतलब उसी टाइम सिम्टम्स आए हैं, तो आपने फौरन सर्जरी की तरफ जाना है। ठीक है, डीकम्प्रेशन सर्जरी करनी है, बोनी से पिक्यूल प्रेजेंट है या फिर कुछ और कंप्रेशन वगैरह है तो उसको हमने रिमूव करना है, उसको हमने ईजी करना है। या फिर हमने दूसरा इलाज ये हो सकता है कि हमने अगर नर्व टूट चुकी हुई है, ट्रांजेक्ट हो चुकी हुई है, तो उसको हमने नर्व ग्राफ्टिंग करनी है। नर्व ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर सिंपली हम ना री एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। अगर नर्व ये टूटी हुई थी, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, वो री एनास्टोमोसिस हो जाएगा। अगर नर्व के दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है तो फिर हम यहाँ पे केबल नर्व ग्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा नर्व कहीं से लेनी है, टांग वगैरह से, और उसको यहाँ पे प्लेस करके तो हमने इन दोनों नर्व्स को जोड़ देना है। ठीक है, अगर डिलेड ऑनसेट होगा तो आपने बिल्कुल बेल्स पाल्सी वाला ट्रीटमेंट करना है, मतलब स्टीरॉइड वगैरह देनी है, जनरल ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा ना लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर और ट्रांसफर फ्रैक्चर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर होते हैं ना, ये मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसफर फ्रैक्चर होते हैं ये लेस कॉमन होते हैं। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर होता है ना, ये मोस्टली हमारा जो ब्लो आ रही होती है या फिर जो हमारी चोट लग रही होती है वो इस रीजन पर लग रही होती है, पैरेटल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे लग रही होती है, कान के करीब करीब होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे कोई चोट लगेगी तो हमें लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन जो ट्रांसफर फ्रैक्चर होगा इसके अंदर हमें ना सर के पीछे चोट लग रही होती है, यहाँ पे ओसिपिटल बोन पे चोट लग रही होती है, पीछे से फ्रैक्चर चलता 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 हमारा क्रॉस कर रहा होता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर होगा ना वो स्क्वेमस पार्ट से शुरू हो रहा है, हमारा स्क्वेमस पार्ट से शुरू हो रहा है, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और हमारा फोरामेन लेसिरम में एंड हो रहा होता है। जो हमारा स्फीनॉइड के करीब एक ना सुराख होता है, उसको हम फोरामेन लेसिरम कह रहे होते हैं, तो वहाँ पे एंड हो रहा होता है। लेकिन जो ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है ना वो हमारा शुरू होता है फोरामेन मैग्नम से। ठीक है, यहाँ से मैग्नम से शुरू होगा, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और हमारा जाके एंड हो रहा होगा फोरामेन स्पाइनोसम में, यहाँ पे फोरामेन स्पाइनोसम होता है। ठीक है, और उसके बाद देखा गया कि जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर होते हैं इसमें हमारा ना कान से खून निकल रहा होता है। वो क्यों निकल रहा होता है? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर है, ठीक है, कान के करीब हो रहा है, तो इसमें हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी फट सकती है। ठीक है, या फिर जो हमारा रूफ होगा मिडल ईयर का, आपको पता है टैगमन टिम्पैनी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, वो भी टूट सकती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन से ब्लीडिंग आएगी, मेनिंजेस से ब्लीडिंग आएगी हमारे मिडल ईयर में, और हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑलरेडी फटा होगा और हमारे कान से ब्लीडिंग बाहर आ रही होगी। लेकिन जो ऑसिपिटल होगा, आपको पता है पीछे से फ्रैक्चर आ रहा है, तो इसमें हमें कोई ब्लीडिंग श्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगी कान के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेरिब्रल फ्लूइड होगा ना, CSF में हमारा ब्लड मिक्स हो जाता है, तो वो भी हमारा लॉन्गिट्यूडिनल केस के अंदर देखा गया है। लेकिन ट्रांसफर फ्रैक्चर में वो भी एब्सेंट होता है। ट्रांसफर फ्रैक्चर में हमें नहीं देखा गया कि CSF में हमारा ब्लड मिक्स हो रहा हो। और आप लोगों ने आसान अल्फाज में याद करना हो तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर आपको मैंने बताया कान के करीब चोट लग रही है, तो ठीक है, इसके अंदर हमारा टैगमन टिम्पैनी टूट रहा होगा, जो मतलब हमारा रूफ ऑफ मिडल ईयर है, या फिर जो हमारी ओसिकल्स है, बोन्स है, वो टूट रही होंगी, या हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट रही होगी। ठीक है, फिर आपको पता अगर हमारे मिडल ईयर के मसले आएंगे तो हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर के अंदर। ठीक है, और आप लोगों ने फिर याद रखना है कि जो हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो हमारे ओसिपिटल पीछे से बोन से फ्रैक्चर आ रहा है, तो आपको पता है हमारे इनर ईयर के करीब फ्रैक्चर है, तो इनर ईयर के करीब जाके फ्रैक्चर रुक रहा होता है,
तो वहाँ पे ये हमारे इनर ईयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर हमारी क्रेनियल नर्व 8 को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व 8 डिस्ट्रॉय होगी या इनर ईयर डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में अगर हमें वर्टाइगो वगैरह के सिम्टम्स आ रहे होंगे इस कंडीशन के अंदर, इसके अंदर नहीं आएंगे, इसके अंदर हमें आ रहे होंगे ट्रांसफर फ्रैक्चर के अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, लेकिन इनकी जो फेशियल पैरालिसिस हो रही होती है ना, इसके अंदर लेस कॉमन है, क्योंकि एक तो ये डिलेड ऑनसेट होता है, इसको हम इजीली ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा स्वेयर है, ये वाला जो ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ये हमारे स्वेयर है, ये 50% केसेज में होते हैं और इनका इमीडिएट ऑनसेट होता है, इसको हमने उसी टाइम ट्रीटमेंट करना होता है इनका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे ईयर और मस्टर्ड की सर्जरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे फेशियल नर्व पैरालिसिस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हो सकता है हमारा अगर ईयर की सर्जरी कर रहे हैं, स्टेपिडेक्टमी कर रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हम ओटोस्क्लेरोसिस होती है, तो उस केस के अंदर हम स्टेपिडेक्टमी कर रहे थे, ठीक है। तो स्टेपिडेक्टमी करते के दौरान हमारी फेशियल नर्व इंजर्ड हो सकती है, या फिर हम टिम्पैनोप्लास्टी कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो मिडल ईयर की बोन्स हैं उनको दोबारा से अच्छे तरीके से लगा रहे होते हैं, मिडल ईयर के स्ट्रक्चर को ठीक कर रहे होते हैं, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो परफोरेशन होती है उसको ठीक कर रहे होते हैं, तो उस दौरान भी कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। फिर आपको पता है जो मस्टर्ड है हमारी वो पोस्टीरियर वाल के पीछे प्रेजेंट है, जो मिडल ईयर की पोस्टीरियर वाल है उसके पीछे ही बिल्कुल हमारी मस्टर्ड कैविटी है, ठीक है। अगर मस्टर्ड की सर्जरी कर रहे हैं तो आपको पता है पोस्टीरियर वाल में हमारी फेशियल नर्व गुजरी है, तो वहाँ पे हम फेशियल नर्व को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या इंजर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें इमीडिएट या डिलेड ऑनसेट देखने को मिल सकता है। हम बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट करेंगे जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन के लिए, ठीक है। और फिर उन्होंने कुछ बताया हुआ कि प्रिकॉशंस वगैरह हमने सर्जरी से पहले करनी है ताकि ये मसले मसाइल ना आए जो हम मतलब फेशियल नर्व पैरालिसिस के लिए आते हैं। एक तो हमें एनाटॉमी का अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि कहाँ से हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है। और ये भी याद रखना है कि कुछ केसेस के अंदर वेरिएशन एंड अनोमलीज भी आती है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और फिर सर्जिकल लैंडमार्क्स को अच्छे तरीके से जेन में रखना है, ठीक है। और उसके बाद ऑलवेज वर्क अलॉन्ग द कोर्स, मतलब जो कोर्स है ना नर्व का हमेशा उसको फॉलो करना है, उससे आगे पीछे नहीं जाना। अगर उससे आगे पीछे जाओगे तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ईयर के, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट इरिगेशन करनी, जब आप लोगों को पता है ड्रिलिंग कर रहे होते हैं ना, बोन की ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, बोन के अंदर ही प्रेजेंट है ना हमारी फेशियल नर्व, तो हमने साथ साथ कांस्टेंट इरिगेशन करनी होती है ठंडे पानी की, जो साफ़ पानी होता है ठंडे वाला, ठीक है, ताकि कोई थर्मल इंजरी ना हो। आपको पता है अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो टेम्परेचर की वजह से हमारी नर्व इंजर्ड हो सकती है, तो हमने वहाँ पे कांस्टेंट इरिगेशन करनी होगी। उसके बाद ना जेंटल हैंडलिंग करनी, जब हमारी नर्व एक्सपोज हो जाती है तो तब उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। और उसके बाद कोई ग्रैनुलेशन टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, अगर हमारी नर्व है इसके अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिल रहा है, मतलब आपको कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, उनको आपने खींच के उतारने की कोशिश नहीं करनी, वो हमारी नर्व को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑलरेडी हम आपको पता है कि हमने मैग्नीफिकेशन के अंदर ही करना है, हमने माइक्रोस्कोप ही यूज़ करना है, तो हमने सर्जरी कर रहे होंगे, उसके अलावा तो हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रोटेड सर्जरी एंड ट्रोमा टू फेस, ठीक है। ये भी हमारा कोर्स हो सकता है फेशियल नर्व पैरालिसिस का, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ये अगर हमारी प्रोटेड ग्लैंड है, ठीक है, तो इसके अंदर से हमारी पहले फेशियल नर्व गुजरती, फिर अपनी 5 डिवीजन दे रही होती है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोटेड ग्लैंड की ही सर्जरी कर रहे हैं, जैसे बिनाइन ट्यूमर्स के दौरान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम जो फेशियल नर्व ये वाली सिंगल ब्रांच इसको हम काट दें, ठीक है, तो ये मसले मसाइल हो सकते हैं। या फिर मिलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर तो हम पूरी की पूरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं, साथ में हम नर्व को भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें खतरा होता है कि नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में ना कैंसर चला जाए, ठीक है। उसमें तो हम इंटेंशनली ही नर्व को ही रिमूव कर देते हैं, तो हमारे फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकती हैं। आपको पता है हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है बिल्कुल बाहर जो माथे पे नज़र आ रही होती है, ठीक है, साइड पे पुड़पुड़ी पे नज़र आ रही होती है, तो यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ बच जाती है, तो हमारी पैरोटिड ग्लैंड वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अंदर सारी नर्व है, तो हमें फेशियल नर्व पैरालिसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद ना ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे को बाहर निकालने के लिए यूट्रस से, ठीक है। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा कंप्रेशन डाल दिया है, मतलब हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन डाल गया है, तो यहाँ पे आपको पता है सारी हमारी फेशियल नर्व प्रेजेंट है, तो ठीक है, वहाँ पे बच्चे की फेशियल नर्व डिस्ट्रॉय हो सकती है, फेशियल नर्व इंजर्ड हो सकती है, तो हमें फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट न्यूप्लाज्म आ जाएंगे, जो न्यूप्लाज्म भी हमारे कोज हो सकते हैं फेशियल नर्व पैरालिसिस के, ठीक है, जिसमें 2 तरह के हमें ट्यूमर्स देखने को मिलेंगे। एक इंट्राटेम्पोरल ट्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको पता है ट्यूमर हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर ही हमारी फेशियल नर्व सारी की सारी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे मेन ट्यूमर होगा ना वो हमारा होगा फेशियल नर्व न्यूरोमा, ठीक है, मतलब कि हमारी नर्व का ही ट्यूमर है, वो तो किसी ना किसी कोर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। हमारा ये फेशियल नर्व गुजरती आ रही है, ठीक है, और कहीं पे भी हमारा ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, तो हमारी फेशियल नर्व पैरालिसिस कर देगा। तो इस ट्यूमर को हम मोस्टली रिमूव कर देते हैं और फेशियल नर्व ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। पहले हम अच्छे तरीके से सीटी स्कैन पे इसको देखते हैं, फिर एमआरआई करते हैं, फिर ही हमारी ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद छोटे मोटे ट्यूमर जो हमारे हो सकते हैं, मिडिल ईयर का कोई ट्यूमर हो सकता है, आपको पता है मिडिल ईयर से हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है। एक्सटर्नल ईयर के कार्सिनोमास हो सकते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मिडिल ईयर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे ग्लोमस ट्यूमर आ जाएंगे,
हेप्टोमायोसार्कोमा आ जाएगा, जो कि हमारे सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के ट्यूमर्स हैं, ठीक है। कोई भी ट्यूमर हो वो हमारी फेशियल नर्व को कंप्रेस कर दे, हमारी फेशियल नर्व कंप्रेस होगी तो हमें देखने को मिल सकते हैं पैरालिसिस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएंगे ट्यूमर। तो पैरोटिड ग्लैंड, आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड से ही हमारी फेशियल नर्व गुजर के आ रही है, और वहाँ पे कोई ट्यूमर होगा तो हमारी फेशियल नर्व को कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से हमें मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ना हमारा सिस्टेमिक डिजीज़ और फेशियल नर्व का पैरालिसिस का क्या ताल्लुक है। मैंने आप लोगों को जब बेल्स पाल्सी पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जब हम बेल्स पाल्सी को डायग्नोस कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमने एक्सक्लूजन करनी है बाकी डिसऑर्डर्स की। पहले हमने देखना है कोई और डिसऑर्डर ना हो, एट द एंड हमने कहना है कि बेल्स पाल्सी है। हालांकि हमें पता है कि आइडियोपैथिक जो बेल पाल्सी कोसिस है सबसे ज़्यादा कॉमन वही है, लेकिन हमें सबसे पहले देखना होता है कोई सिस्टेमिक डिजीज़ ना चल रही हो, सबसे पहले उसको हमने रूल आउट करना होता है, फिर उसके बाद ही हमने बेल्स पाल्सी को एट द एंड कहना होता है कि हाँ यही हमारा कॉज ऑफ फेशियल पैरालिसिस है। सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में हमारे आ जाएंगे डायबिटीज मेलिटस, हाइपोथायराइडिज्म, ल्यूकीमिया आ जाएगा, सार्कोइडोसिस आ जाएगा, ठीक है, वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस आ जाएगी, लेप्रोसी आ जाएगी, सिफिलिस आ जाएगा, फिर डीमाइलिनेटिक डिजीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इनमें से जो मोस्टली डिसऑर्डर्स हैं सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स के ही हैं, ब्लड वेसल्स जिनमें हमारी पतली हो रही होती हैं, थिन हो रही होती हैं, और आप लोग कह लो कि वास्कुलर इस्कीमिया होता है। बस कहने का मतलब ये है कि हमारी ब्लड वेसल्स थिन हो जाती हैं, ठीक है, वो हमारी ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती हमारी नर्व्स को, जिसकी वजह से हमें फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलता है। दैट्स ऑल फॉर कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद लोकलाइजेशन ऑफ फेशियल लेजन।